नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10th का सोशल साइंस पेपर डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें से हम लोगों ने हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का 3 चैप्टर का जो टर्म 1 का क्वेश्चन था, पांचों सेट का वो डिस्कस कर दिया। आज हम लोग पॉलिटिक्स का, राजनीतिक विज्ञान का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, पांचों सेट का। तो हमारे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, आपको आसानी से समझ में आएगा और आराम से आप जो पॉलिटिक्स से 10 क्वेश्चन आएंगे आप उसे पूरी तरह से सही करके आएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला सेट जो है उसका क्वेश्चन क्या है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न से कौन कथन असत्य हैं। कौन से कथन असत्य हैं? तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकार है। देखिए, असत्य बोला है, ध्यान रखिएगा। तो ये लाभकर है, तो ये हम लोगों का सत्य है कि सत्ता को जब हम बांट देते हैं तो लोकतंत्र के लिए वो फायदेमंद होता है। इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, ये भी सही है आपका। या अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। देखिए, सत्ता की साझेदारी यदि आप करते हैं कभी भी, तो अस्थिरता और आपसी फूट को कभी भी नहीं बढ़ाती है, वो कम करने के काम करती है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है असत्य है, बाकी सब क्या है? सत्य है। सत्ता में लोगों की भागीदारी भी बढ़ाती है। तो क, ख और घ तीनों क्या हैं? सत्य हैं। असत्य कौन सा होगा? या अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? तो देखिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बेल्जियम में फ्रेंच, डच और जर्मन ये 3 भाषाएं बोली जाती है। तो भाषाई समूह कौन नहीं है? स्पेनिश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज बता देता हूँ। जो फ्रेंच है वो बोली जाती है 40%। ठीक है, जो डच है वो बोली जाती है बेल्जियम में 59%। और जो जर्मन है वो बोली जाती है 1%। ये याद रखिएगा, आपका आगे भी सेट में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इससे स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में जो सिंहली भाषा था उसे राजभाषा घोषित किया गया। और कब घोषित किया गया यदि ईयर पूछा जाए तो 1956 ईस्वी में। किसको दरकिनार करते हुए? तमिल को इग्नोर करते हुए सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र बना। निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? संघवाद की विशेषता नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो संघवाद में 2 या तो शहरी का स्तर होती है, नहीं बोला गया है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये होती है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, ये भी सही है। देखिए, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग के ऊपर केंद्र सरकार भी शासन करती है और झारखंड की सरकार भी शासन करती है। तो अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार जो संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। देखिए, यही गलत है, क्योंकि हम लोग का संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि राज्य सरकार की क्या पावर है और केंद्र सरकार की क्या पावर है और किस तरह से वो लोग काम करेंगे। तो नहीं बोला गया है, तो क्या हो जाएगा? ग। और अगला तो सही है कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। निम्न में कौन भारत के अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? किसको शामिल नहीं किया गया? अनुसूचित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरबी। मैथिली भी शामिल है, असमिया भी शामिल है, संथाली भी शामिल है। कौन शामिल नहीं है? अरबी। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित मतलब सही मिलान नहीं किया गया। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही मिलान नहीं किया गया है किसका? राज्य सरकार राज्य सूची, सही मिलान है। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, ये भी सही मिलान है। तो ये सही मिलान नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ। जो अवशिष्ट अधिकार है, जिसको हम लोग बोलते हैं बचा हुआ अधिकार, वो किसके पास रहता है? केंद्र सरकार के पास। और यहाँ लिखा क्या है? स्थायी सरकार। तो ये सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया? घ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? विकेंद्रीकरण मतलब हम लोग क्या किए? पहले था हम लोग के पास केंद्र सरकार, फिर था राज्य सरकार, फिर हम लोग बना दिया स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार में यदि हम लोग बात करें तो कौन सत्य है बोला है? तो अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। नहीं, संवैधानिक बाध्यता है, हर 5 साल में चुनाव कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये सत्य
है या नहीं है? तो ये सत्य नहीं है। आपसे पूछा गया कौन सत्य है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? 1992 ईस्वी में। तो ये आपका कथन सही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। 1/4 पद बोला, 1/3 पद जो होता है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। और यहाँ पे राष्ट्रीय चुनाव आयोग का गठन, पंचायत और नगर पालिका चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है, ना कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग का। किसका गठन किया गया? राज्य चुनाव आयोग का। ये भी ध्यान में रखिएगा, अच्छे से समझिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग ऑप्शन याद कर लिए, बहुत सारा ऑप्शन को अच्छे से हम लोग पढ़ के बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं हम लोग सही से। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? किसको सही से मिलाया नहीं गया है यदि हम लोग बात करते हैं तो किसको सही से नहीं मिलाया गया? वर्ग विशेष के हित समूह, तो वर्ग विशेष है तो किसी एक वर्ग विशेष को ही फायदा देगा। राजनीतिक दल है तो ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने के लिए गरज से लोगों को लामबंद करता है, ठीक है। आंदोलन, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें संगठित संरचना हो भी सकती है, नहीं भी। दबाव समूह राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं, ये सही मिलान नहीं किया गया। दबाव समूह सीधे भाग नहीं लेते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? फिर से सही मिलान कौन सा नहीं किया गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, ठीक है, ये सही है। खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह, तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल है। श्रीलंका में संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है, कैसी प्रणाली है वहाँ पे? एकात्मक। तो इसका आंसर हो गया आपका घ। इसी के साथ हम लोगों ने सेट 1 खत्म कर दिया है। अब हम लोग पहुँचते हैं सेट 2 के साथ। बने रहिए आप वीडियो में, आपको 5 सेट का आंसर मिलते जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संघीय शासन व्यवस्था में के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? संघीय शासन व्यवस्था, देश की एकता, असत्य बोला है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, सही है। क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, ये भी सही है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता को बंटवारा, ये भी सही है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना, ये गलत है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को किए थे, तो यही तो आपसे पूछा था कौन असत्य है, तो मतलब जो गलत है वही आपका आंसर है। इस तरह से आप ध्यान दीजिए, बनाते समय ध्यान रखिए, ये सही है, सही है, सही है, तो गलत पूछा गया तो गलत है, तो यही आंसर है। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का कितना प्रतिशत है? देखिए मैं बोला था पहला सेट में कि आएगा आगे क्वेश्चन, तो फ्रेंच भाषा बोलने वालों की जो संख्या थी वो तो 40%। श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? देखिए ये क्वेश्चन गलत है, तमिल नहीं होगा यहाँ पे होगा सिंहली। क्या होगा? सिंहली। तमिल को दरकिनार करते हुए सिंहली को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, और वो भी कब दिया गया था? 1956 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1956 ईस्वी में। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट किया गया है। संविधान में कुल कितनी भाषाओं का अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया? तो संविधान में कुल जो 22 भाषा हैं उन्हें अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। जो 22 भाषा रखे गए हैं उसे 8वीं सूची में रखा गया है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं अनुसूचित भाषा। बाकी जितनी भाषा हैं वो गैर अनुसूचित भाषा है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो भारतीय संघ राष्ट्रपति सही है, नगर निगम और मेयर सही है, राज्य और उपराष्ट्रपति गलत है। राज्य के साथ हम लोग राज्यपाल बोल सकते हैं, राज्य के साथ मुख्यमंत्री बोल सकते हैं। ग्राम पंचायत में सरपंच और मुखिया, ये भी सही है। तो सुमेलित नहीं कौन सा हुआ? ख नंबर ऑप्शन आपका। 7 पार्टी अलायंस, सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था? नेपाल में किया गया था, ठीक है। लोकतंत्र को फिर से लाने के लिए यहाँ पे आंदोलन को बुलाया गया था। तो हम लोग बोलेंगे कि लोकतंत्र का जन संघर्ष का दूसरा आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाएगा। बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? तो ये है लैटिन अमेरिका, जिसे हम लोग बोलते हैं लातीनी अमेरिका। क्या बोलेंगे? लातीनी अमेरिका में स्थित है। कौन? बोलीविया। बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जो बोलीविया में हम लोग यदि बात करें, जो जल युद्ध हुआ था
उनका जो नेतृत्व किए थे उसका नाम था फेडेकोर। कौन था? फेडेकोर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसने बोलीविया में जल युद्ध का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, इसमें बोलता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए फिर से असत्य है, क्या बोला है? असत्य। राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते हैं, सही है। दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला रहता है, ये भी सही है कि दबाव समूह कुछ ही लोगों तक होता है, राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक होता है। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते हैं जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं, ये भी सही है। जो दबाव समूह है वो प्रत्यक्ष रूप से कभी भी सत्ता में आना नहीं चाहते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं, ये आपका गलत हो गया ना। जब दबाव समूह और राजनीतिक दल का अलग अलग प्रॉपर्टी है तो दोनों एक कैसे होंगे? तो असत्य बोला था, तो आपका आंसर हो गया घ। नेपाल में एसपीए ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? इसका आंसर है गिरिजा प्रसाद कोइराला, उन्हें चुना गया था अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री। ये रही सेट 2 की बातें। अब हम लोग बढ़ते हैं सेट 3 की ओर। किसमें बढ़ रहे हैं हम लोग? सेट 3 की ओर। सेट 3 का पहला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? तो क्षैतिज वितरण देखिए किया गया है, तो क्षैतिज वितरण में होगा हम लोगों के पास विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों एक दूसरे को। देखिए विधायिका क्या करते हैं? विधायिका की यदि हम लोग बात करें तो कानून बनाते हैं। कार्यपालिका क्या करते हैं? उसे लागू करने में हेल्प करते हैं। और न्यायपालिका क्या करते हैं? यदि विधायिका और कार्यपालिका कुछ गलती करती है तो उसे कंट्रोल करने का काम न्यायपालिका करती है। ठीक है, तो तीनों को जो वितरण किया गया वो क्षैतिज किया गया। ठीक, मैं बता देता हूँ ऊर्ध्वाधर जो बंटवारा हुआ है वो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये क्वेश्चन भी आपके पास आएगा, तो ये भी ध्यान में रखिए आप। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ब्रुसेल्स में जो जगह है, बेल्जियम की जो राजधानी है, वहाँ पे यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? तो सामुदायिक सरकार जो है वो बेल्जियम में है, तो बेल्जियम से संबंधित है यदि हम लोग बोले इस क्वेश्चन के आंसर। तो बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? देखिए फिर से आ गया आपके पास डच भाषा बोलने वाले को, तो डच भाषा बोलने वाले की प्रतिशत कितनी? 59% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है? देखिए ऊर्ध्वाधर वितरण अभी बताया था, सबसे ऊपर होगा केंद्र सरकार, फिर होगा हम लोगों का राज्य सरकार, फिर होगा हम लोग का स्थानीय सरकार। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ख नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। यह है ऊर्ध्वाधर वितरण, मतलब ये वो क्षैतिज वितरण है, अभी हम लोगों ने देखा था, पीछे क्वेश्चन था। इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सेट में, तो इसको मैं बता देता हूँ अच्छे से, आप यहाँ पे इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कौन संघ सूची का विषय है? तो मैं बता देता हूँ पहले संघ सूची में कौन कौन सा विषय आता है, आप यहीं पे ध्यान में रखिए। संघ सूची का यदि विषय की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें आता है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, जितने भी विदेशी मामले हैं, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, क्या क्या आएंगे? बैंकिंग, संचार और मुद्रा। ठीक है, ये से किस में आएंगे? संघ सूची में। तो संघ सूची में ये आ गए प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग यहीं पे ध्यान में रख लीजिए कि राज्य सूची में कौन कौन आते हैं। तो देखिए राज्य सूची में कौन कौन आते हैं, क्योंकि आगे आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है फिर से। तो राज्य सूची में है हम लोगों के पास पुलिस, ठीक है, ये सब। संघ सूची में जो है उसका जो कानून बनाएंगे वो बनाएंगे केंद्र सरकार। राज्य सूची में जो है उसकी जो कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी? राज्य सरकार। इसके अंतर्गत कौन कौन आती है? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और कृषि से रिलेटेड सिंचाई। इससे रिलेटेड जो कानून बनाएगी वो बनाएगी राज्य सरकार। तो ये राज्य सूची का मामला है। और एक आपका बच जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। इसमें क्या क्या आएगा आपका? शिक्षा,
वन मजदूर संघ, ठीक है, विवाह, गोद और उत्तराधिकारी, जैसे कि गोद लेना और क्या आ जाएगा, उत्तराधिकारी। इसको मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको फिर से मिलेगा। संघ सूची में कौन आता है, राज्य सूची में कौन आता है, समवर्ती सूची में कौन आता है। तो समवर्ती सूची में कानून दोनों मिलकर बना सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना रहे हो, दोनों का कानून अलग अलग है, तो आपको केंद्र सरकार की बातें को मानना पड़ेगा, ठीक है, केंद्र सरकार की बात को मानना पड़ेगा, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो गया, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या क्वेश्चन दिया गया कि हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए, हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत तो ऐसे 43% है हम लोग के पास, 43.63%, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं 43 नहीं है, तो जो उसके नज़दीक होगा उसको हम लोग टिक लगाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 40%, ठीक है। भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है। तो देखिए, यदि इसमें हम लोग बात करें कि कौन सी भाषा शामिल है, तो इसका आंसर होगा संथाली, क्योंकि जो बोडो है वो असम की भाषा है, ये भी ध्यान में रखिए, असम की भाषा है। डोगरी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की भाषा है, और मैथिली जो है वो बिहार की भाषा है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि यदि इससे भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसे भी आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 1/3 आरक्षण, 1/3 का यदि हम लोग बात करते हैं तो इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो हम लोग के पास 33.33% आएगा। 100 से भागा दीजिए 3 में, ठीक है, 100 को भागा दीजिए 3 से तो आपका आ जाएगा 33%। तो 33 तो नहीं, जो 33 के ज़्यादा नज़दीक है वो होगा आपका आंसर। तो कितना हो जाएगा, 30%, ठीक है। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया। तो देखिए, भारत में वास्तविक जो विकेंद्रीकरण की दिशा में कदम उठाया गया वो साल था 1992। कौन सा साल था, 1992, जब इसके लिए कुछ मतलब सरकार ने कदम उठा के एक कानून बनाया, काम किया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो सेट 4 का है आपके पास। कौन सा सेट का है, देखिए सेट 4 का क्वेश्चन है आपके पास, आपके स्क्रीन में। सेट 4, देखिए सेट 4 का क्वेश्चन क्या है, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो विधायिका, कार्यपालिका और नगरपालिका मतलब न्यायपालिका है हम लोगों की, वो क्या करती है, नियंत्रण करती है एक दूसरे के ऊपर। तो जो नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का संबंध है हम लोग बोलते हैं वो किससे हो जाएगा, आपका सत्ता का क्षैतिज वितरण से हो जाएगा, ठीक है, सत्ता का क्षैतिज वितरण, जिसमें क्या क्या आती है, फिर से सुन लिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश है। तो इनका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, साथ आकर संघ बनाने के और सारे देश हैं जिनका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। साथ आकर संघ बनाने वाले अमेरिका के साथ साथ स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये भी याद रखिए क्योंकि मान लीजिए उस ऑप्शन में नहीं रहा तो आपको पता होना चाहिए। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक। और जो राज्य और राष्ट्र के बीच में जो सरकार का बंटवारा हुआ है उसमें कौन कौन से देश आते हैं ये भी ध्यान में रख लीजिए। तो हम लोग उसमें आएंगे, हम लोग आएंगे मतलब भारत, बेल्जियम और स्पेन, ये सब किस में आएंगे, जिसमें कि राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा हुआ है। ध्यान रखिएगा कौन आएगा ये इसमें, जिसमें राज्य और राष्ट्र के बीच जो सरकार है उसके बीच सत्ता का बंटवारा हुआ है। और साथ आकर संघ बनाने में संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है। तो देखिए, भारत में जो हम लोग विकेंद्रीकरण करते हैं तो कई ग्राम पंचायत को मिलाकर बनता है पंचायत समिति।
क्या बनता है? पंचायत समिति, जिसे हम लोग मंडल या फिर प्रखंड स्तरीय पंचायत भी बोल सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका ऑप्शन जो है वो किस तरह दिया हुआ है, उसके तहत आप इसको टिक लगाइएगा। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया कि इसे मंडल या फिर प्रखंड स्तरीय पंचायत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपके पास कि सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है? सत्ता का विकेंद्रीकरण में कौन शामिल है? तो यदि हम लोग बात करें तो पहले हम लोग के पास केंद्र सरकार, फिर हम लोग के पास राज्य सरकार और है स्थानीय सरकार। तो तीनों शामिल है सत्ता का विकेंद्रीकरण में। ठीक। अगला क्वेश्चन है नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो जो नगर निगम का प्रधान होता है उसे हम लोग मेयर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36। बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? तो बेच दिया था बहुराष्ट्रीय कंपनी को, जिससे कि वहाँ पे पानी का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। निम्न में से कौन असत्य है? देखिए असत्य बहुत बार पूछा है इस बार, तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अंडरलाइन करते हुए पढ़िए, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है आपका? सही है, कोशिश तो करते हैं। आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते हैं, तो ये गलत है। यदि हम लोग बात करें तो आंदोलन कभी कभी राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं, ये सही है। देखिए पेशेवर समूह, जो व्यवसाय समूह होता है, जैसे विज्ञापन हम लोगों को देना होता है तो उसके लिए स्पेशलिस्ट हम लोग चूज करते हैं जो व्यवसाय समूह होते हैं, ताकि उनका बिजनेस अच्छे से चल सके, तो ये सही है। अधिकांशतया दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले जो जन आंदोलन हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल आंदोलन पे बैठे थे और बाद में उन्होंने अपना एक पार्टी का गठन किया और एक पार्टी का गठन हुआ जिसे बोला जाता है आम आदमी पार्टी। आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं और आप तुलना कर सकते हैं। इसी तरह असम में, यदि तमिलनाडु की हम लोग बात करें तो 1930 और 40 में समाज सुधार आंदोलन किया गया, उसमें डीएमके और एआईएडीएमके ने भाग लिया। सेम उसी तरह असम में आंदोलन चलाया गया विदेशी लोगों के विरुद्ध, वहाँ के छात्रों ने चलाया, जिससे असम गण परिषद का निर्माण हुआ। तो आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते हैं, ये गलत है। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई? तो हम लोग इसमें बात कर सकते हैं जब किसी भी सरकार को फुल बहुमत नहीं मिलने लग गया, पूर्ण बहुमत नहीं मिलने लग गया, तब शुरुआत हुई गठबंधन सरकार की, मतलब मेल जोल की सरकार, किसी दूसरी पार्टी से मिलकर बनाने की सरकार। तो ये स्टार्ट हुआ 1990 के बाद से। ठीक है, कब इससे स्टार्ट हुआ? 1990 के बाद से। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए आपके स्क्रीन पर कि भारत में अवशिष्ट मतलब बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? हम लोग के पास था, देखिए केंद्र सूची, जिसे हम लोग संघ सूची बोलते थे, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और बाकी जो बचा हुआ है वो हमारे संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि ये किसकी अधिकार क्षेत्र में आएगा? केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएगा। भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? तो भारतीय संघवाद का जो तीसरा स्तर है उसे हम लोग बोलते हैं स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार सबसे ऊपर, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार। ठीक है, स्थानीय सरकार में आपका पंचायत आ जाएगा, ठीक है, नगर निगम आ जाएगा, इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। ये था सेट 4 और सबसे लास्ट सेट जो है हम लोग का सेट 5। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है इसमें, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फिर से देखिए असत्य बोला है।
पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार में डच बेल्जियम के बारे में बताना है। देखिए केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषाई मंत्रियों की संख्या समान, सही है। राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, ये भी सही है। बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है, ये गलत है। क्या होगा? समान होगा, तो असमान लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। केंद्र एवं राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार सामुदायिक सरकार भी काम करती है, ये भी सही है। तो आपसे असत्य पूछा था, मतलब जो गलत है वो आपका आंसर होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ग। संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? तो संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली कहाँ पे है? श्रीलंका में। तो संघात्मक शासन प्रणाली वहाँ पे नहीं है। संयुक्त अरब अमेरिका में भी है, बेल्जियम में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो कहाँ नहीं है? श्रीलंका में। किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? सेम उसी क्वेश्चन को पूछा गया, तो एकात्मक शासन व्यवस्था किस में होगा? श्रीलंका में। बाकी सब जगह क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, शिक्षा किस सूची में शामिल है? देखिए अभी मैंने ये बताया था और इसे मैंने बोला भी था कि आप याद कर लीजिए कि संघ सूची में कौन कौन आएगा, राज्य सूची में कौन कौन आएगा और समवर्ती सूची में कौन कौन आएगा। आप नहीं देखें तो फिर से आप पीछे जाइए, उसको फिर से देखिए, उसको याद कीजिए, कॉपी में लिखिए और तब आपको पता चलेगा कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची की श्रेणी में आता है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसमें कानून बना सकते हैं। भारत में जो सरकार है, स्थानीय शासन प्रणाली है, वो कितने स्तर की है? तो हमने देखा अभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तो त्रिस्तरीय है, 3 स्तर की सरकारें हैं। कितने स्तर की है? 3 स्तर की। संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है, नहीं है फिर से बोला है। देखिए संघीय सरकार की कौन सी विशेषता नहीं है? सराकार लिखा हुआ है लेकिन सरकार होगा, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है, तो ये तो आपका सही है, देती है, सही बात है। अधिकार का विधायिका, कार्यपालिका और नगर पालिका के बीच बंट जाते हैं, ये भी सही है। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, नहीं, ये गलत है आपका। सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है, ये सही है आपका। तो जो विशेषता नहीं है, मतलब जो गलत है, वो आपका आंसर होगा, तो ग हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में कौन सुमेलित है? देखिए कौन सुमेलित है मतलब सही मिलान किया गया। फिर से देखिए सूची आ गया और मैंने फिर से कहा था कि इसे आप ध्यान में रखिए। संघ सूची में आता है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। पुलिस, कृषि, व्यापार कभी नहीं आता, ये गलत। राज्य सूची में यदि हम बात करें तो आता है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, तो ये गलत हो गया क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। यदि ये इसमें लिखा रहता केंद्र सरकार लिखा, मतलब एक में लिखा रहता, ऊपर वाले में लिखा रहता राज्य सूची, नीचे वाले में संघ सूची, तो सही हो जाता। इन दोनों गलत है। समवर्ती सूची में शिक्षा है, वन है, मजदूर संघ है, विवाह है, गोद लेना है और उत्तराधिकार है, तो ये सही है। और जो बाकी जो बचा है यदि हम लोग बात करें तो वो किसके पास रहता है? केंद्र सरकार के पास रहता है। तो इसमें से यदि हम लोग बात करें तो दोनों ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ग और घ दोनों ऑप्शन सही हैं, इसके सही मिलान किया गया है। समवर्ती सूची में वन, विभाग और उत्तराधिकार भी आता है। और हम लोग यदि बात करें जो बचा हुआ शक्ति है वो हमारे केंद्र सरकार के पास है, तो इसमें आप ग भी और घ दोनों आंसर होगा। आप किसी में भी टिक लगा सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन में कुछ चेंज करने पे या फिर ऑप्शन में चेंज करने से हम लोग का आंसर दूसरा आ जाएगा, ठीक। इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है? एक हित मतलब किसी एक हित को ही बेनिफिट दे, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, देखिए टीएमसी, एनसीपी, बीएसपी, बामसेफ। तो देखिए टीएमसी, एनसीपी और बीएसपी जितने भी हैं सब क्या हैं? पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, तो वो किसी एक हित के लिए काम नहीं करते हैं। लेकिन ये जो बामसेफ लिखा हुआ है ये है हमारा बैकवर्ड, क्या है हमारे पास? देखिए बामसेफ का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉई फेडरेशन। तो बेसिकली किसके लिए काम करती है? जो बैकवर्ड है,
और जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसके एम्प्लॉय के लिए एक फेडरेशन बनाया गया। तो ये एक ही हित के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो इसका सटीक आंसर जो है वो होगा आपका घ। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया था। तो मैं स्टार्ट में जो बता रहा था तो मैंने कहा था इसे हम लोग लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के नाम से जान सकते हैं। लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है, फिर से असत्य बोला है, ध्यान दीजिएगा। लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है, नहीं ये गलत है। विकास क्या होता है, तो ये सही है। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता के व्यापक लामबंदी के जरिए होता है, ये भी सही है आपका। संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं, ये भी सही है आपका। तो जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि असत्य पूछा है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोगों ने टर्म 1 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सिविक्स के उसका डिस्कशन कर लिया है। इससे पहले हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का भी डिस्कशन किया है। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, या फिर इसे देखने के बाद आप उसे देख लीजिए। आप लोग का 40 में 40 मार्क्स बहुत ही आसानी से आएगा। आपको किसी भी चीज़ के लिए फिर डर नहीं लगेगा टर्म 1 के लिए, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन यदि आप चैनल में नए हैं तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसे लाइक करना ना भूलें, कुछ कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। धन्यवाद।